स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गुरुकुल एकेडमी में। दोस्तों, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और अभी और एडीआई का भी जो है वो पोस्ट निकला हुआ है। असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज का सहायक संचालक जो है उद्योग का वैकेंसी निकला है, परंतु वो 30 ही है और उसमें क्वालिफिकेशन जो है वो इंजीनियरिंग लेवल का है। तो ऐसी स्थिति में जो इंजीनियरिंग किए हैं या एमबीए किए हैं या जो भी और उसमें शैक्षणिक अर्हता बताई है वो क्वालिफाइड हैं तो वे भर सकते हैं। परंतु जो एडीओ की तैयारी कर रहे हैं, जो ग्रेजुएशन वाले हैं, वो आप अपनी तैयारी रेगुलर करते रहिए, क्योंकि वो पोस्ट के हिसाब से भी देखें तो वो थोड़ी सी एडीओ आपकी ज़्यादा है। अकॉर्डिंग एडीआई के 30 ही पोस्टें उसमें भी कैटेगराइज कर दिया गया है, तो वो बहुत कम हो जाता है। तो एडीओ की तैयारी करते रहिए, तन मन धन समर्पित होकर कीजिए, क्योंकि इसके बाद बहुत लंबे समय तक जो है वो एडीओ का एग्जाम तो कम से कम नहीं होगा, बाकी एग्जाम होगा। क्या पोस्ट होंगी, कब होंगे, इस संबंध में आप जानते ही हैं। बजट आया है और बजट में कितनी बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई हैं रोजगार के संबंध में, है ना। 10,000 पोस्ट का जो है वो हो चुका है घोषणा, 10,000 का अगले साल होगा। वो आप इंतजार करते रहिए कि वो 10,000 जो है वो कैसे आएगा, और आप सभी जानते हैं कि कितने 10,000 आए हुए हैं और क्या क्या आए हुए हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता, और इसको स्पष्ट करना चाहिए था स्थिति का, खासकर शिक्षक भर्ती के संबंध में। खैर, जो भी है, आप अपनी तैयारी करते रहिए। आज हम दोस्तों इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और हमारा एमसीक्यू थ्योरी सारे सेक्शन के जो है वो वीडियोस हम लोग अपलोड कर रहे हैं हमारे चैनल में। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम छत्तीसगढ़ जो ग्राम पंचायत है ना, छत्तीसगढ़ पंचायती राज जो व्यवस्था है उसके एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे। संशोधन जो हुआ है उस संशोधन के साथ में हम लोग इन चीजों को देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 5वां एमसीक्यू सीरीज है, बाकी 4 अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहे तो देख सकते हैं। क्वेश्चन का लेवल जानते हैं हम, गागर में सागर भरने वाली क्लास रहती है। हम एक क्वेश्चन में बहुत सारे तथ्यों पर डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, पंचायती राज संस्था को लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला कहा है किसने? महात्मा गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, या दीनदयाल उपाध्याय जी ने? ठीक है, तो ये कथन वाले क्वेश्चन भी जो है दोस्तों वो आप पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत ढंग से इन चीजों को ध्यान में rखना है। यदि हम महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी का कथन है कि जो भारत की आत्मा, भारत की आत्मा आत्मा कहाँ बसती है? गांव में बसती है, गांव में बसती है। ठीक है, भारत की आत्मा कहाँ बसती है? गांव में बसती है। और यदि देश का विकास करना है तो आपको भारत का विकास करना अति आवश्यक, गांवों का विकास करना अति आवश्यक है, तभी आप जो है वो देश का विकास कर सकते हैं। महात्मा गांधी जी का कथन था। पंचायती राज संस्था को जो है दोस्तों लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो पंचायती राज संस्था को लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला कहा है। इसके अलावा एक और कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, शायद आप जानते होंगे कि यदि हमारी स्वाधीनता को यदि जनता की प्रतिध्वनि बनाना है तो पंचायती राज संस्था को जितनी शक्ति दी जाए उतना जनता के लिए अच्छा है। ये कथन पूछा गया था। ठीक है, ध्यान रखना, यदि हमारी स्वाधीनता को जनता की प्रतिध्वनि बनाना है तो पंचायतों को जितना अधिक शक्ति दिया जाए उतना जनता के लिए अच्छा है। ये भी कहा था किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। दरअसल ये सभी गांधी जी की विचारधारा ग्राम स्वराज से प्रेरित थे, और ग्राम स्वराज की अवधारणा जो है माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया में महात्मा गांधी जी ने दी थी, और उसी की ये सारी चीजें हमको संविधान में भी देखने को मिलती है, पंचायती राज संस्थाओं में भी देखने को मिलती है। तो ये दोनों याद रखेंगे, और इस प्रश्न का आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पंचायती राज संस्था से संबंधित समितियों को आरोही क्रम में जमाएं।
ठीक है। आरोही क्रम होता है एक, इसे हम कहते हैं दोस्तों बढ़ते क्रम। आरोही क्रम मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में, है ना। और अवरोही क्रम क्या होता है, घटते क्रम में। मेरे ख्याल से इससे आप परिचित होंगे। ठीक है। तो इसको बढ़ते क्रम में बढ़ते मतलब सबसे पहले कौन सी संस्था गठित हुई, उसके बाद कौन सी हुई, उसके बाद कौन सी हुई। तो चलिए हम लोग देखें अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति सबको पहले आप डेट इसमें मेंशन कर लीजिए जो सन है। एल.एम. सिंघवी समिति गठित हुई है 1986 में। अशोक मेहता समिति 1977 में। जीवी के राव समिति 1985 में। और गॉडगिल समिति दोस्तों 1988 में। पी के थुंगन समिति के बाद गॉडगिल समिति एक ही ईयर में गठित हुई थी 1988 में। इनसे बहुत अच्छे अच्छे सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है। जैसे अशोक मेहता समिति जो है वो मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा गठित समिति थी, अशोक मेहता समिति। ठीक है। इस समिति ने जो है वो द्विस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित जो है वो सिफारिशें की थी। इन्होंने जिला स्तर पर जिला परिषद और जो है वो खंड स्तर पर मंडल पंचायत की बात की थी। ठीक है। मंडल समिति की, पंचायत समिति की, मंडल स्तर पर पंचायत समिति की बात की थी। इसके अलावा इसने ये भी कहा था अशोक मेहता ने कि जो भी राजनीतिक दल हैं भारत के, वो डायरेक्ट रूप से पंचायत राज के इलेक्शन में भाग लेने चाहिए। और भी कई सारी के सिफारिशें थी, लेकिन प्रमुख रूप से ये दो आप याद रखेंगे। अशोक मेहता समिति किसके, मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा गठित। एक है दोस्तों एल.एम. सिंघवी समिति, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1986 में राजीव गांधी की सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए जो है वो उन पर अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित की गई थी लक्ष्मीमल सिंघवी के नेतृत्व में 1986 में। ये लक्ष्मीमल सिंघवी जो है वो कानून के जानकार थे, जैसा मैंने थ्योरी में बहुत बार बताया है। और इन्हीं की सिफारिश थी कि सबसे पहले पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। ठीक है। और इसके लिए संविधान में प्रॉपर इसका प्रोविजन किया जाना चाहिए। और इसी के चलते राजीव गांधी की सरकार ने 64वां और 65वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया था, जो पारित नहीं हो पाया था, जो पंचायती राज समितियों से, पंचायती राज संस्था से संबंधित था। तो ये 1986 में गठित की गई थी। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हमने जो है वो की है। नेक्स्ट देखिए जीवी के राव समिति 1985। जीवी के राव समिति जो है दोस्तों, ये समिति 1985 में गठित की गई थी। इन्होंने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। जिला स्तर पर जिला पंचायत, मंडल स्तर पर पंचायत समिति, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, और हम बात करें तो राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद होना चाहिए। ये 4 स्तर होना चाहिए जिसकी सिफारिश जीवी के राव समिति ने की थी। इसके अलावा ग्रामीण, इस समिति का गठन का जो मेन उद्देश्य था ग्रामीण विकास और गरीबी कम करने के लिए जो उपयुक्त कदम उठाए जाने चाहिए, जो योजना बनाने के लिए योजना आयोग की सिफारिश पर इस समिति का गठन किया था जीवी के राव समिति का। 4 स्तरीय पंचायती राज संस्था होनी चाहिए, इसकी सिफारिश की थी जीवी के राव ने। ठीक है। इसके बाद है गॉडगिल समिति। गॉडगिल समिति जो है वो पंचायती राज संस्था को और अधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से गठित एक समिति थी। पंचायती राज संस्था को और अधिक कैसे प्रभावशाली बनाया जाए, इनके विषय में गठित समिति थी। और गॉडगिल समिति ने उन्हीं सिफारिशों को फिर से दोहराया जो पी.के. थुंगन ने 1988 में इससे पहले दोहराया था। तो ये सारी समितियां और इन समितियों की सभी बातों को आप बहुत ढंग से और बारीक चीजों को ध्यान में रखिएगा। इसके अनुसार इस प्रश्न का जो आंसर होगा उसका क्रम क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले आएगा अशोक मेहता समिति 1, उसके बाद आएगा जीवी के राव समिति 2, उसके बाद 3 आएगा एल.एम. सिंघवी समिति और 4 आएगा गॉडगिल समिति। ठीक है। तो पहला तो अशोक मेहता समिति 1, उसके बाद 3 आना चाहिए। तो 1 के बाद 3 एक ही में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी यही हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
3 है दोस्तों, पंचायती राज संस्था को सर्वप्रथम संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश किसने की थी? अभी जस्ट हम लोगों ने इससे पहले बात किया था, ये की थी एल.एम. सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी ने 1986 में राजीव गांधी की सरकार द्वारा गठित समिति एल.एम. सिंघवी समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को सर्वप्रथम संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। ठीक है, अशोक मेहता समिति के विषय में हमने बात किया, जीवी के राव समिति के विषय में बात किया, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति बहुत अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, कई बार बार जो है वो इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। बलवंत राय मेहता समिति का गठन जनवरी 1957 में पंडित नेहरू जी की सरकार द्वारा किया गया था। चूंकि 2 प्रकार के उस समय कार्यक्रम चलाया गया था दोस्तों, सीडीपी सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 और राष्ट्रीय सविस्तार योजना उसी के अंतर्गत। तो इन प्रोग्राम, ये जो कार्यक्रम थे वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में कितने सफल रहे और गांव की स्थिति कितनी परिवर्तित रही, इसके जांच के लिए बलवंत राय मेहता समिति बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में गठित की गई थी। बलवंत राय मेहता ने 24 नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट दी और उन्होंने कहा कि ये समितियां अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में पूर्णतः असफल रही है और इसके संबंध में जो रीजन है वो सरकार को बताया था और सरकार ने फिर इसके अनुसार बलवंत राय मेहता की सिफारिश के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया, जो आज के डेट में हम देखते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, है ना। संवैधानिक दर्जा देने की सबसे पहले सिफारिश की थी, किसने की थी? एल.एम. सिंघवी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? सबसे पहले देखिए, ए एम रामाकृष्णैया समिति। एम रामाकृष्णैया समिति दोस्तों 2 बार गठित हुई थी, है ना। सर्वप्रथम ये गठित हुई थी कब? ये गठित हुई थी 1963 में और दूसरी बार ये गठित हुई थी 1972 में। ठीक है, 1963 में आय व्यय की गणना पर गठित समिति थी, ये इसका मेन है, आय व्यय की गणना पर गठित समिति थी। अशोक मेहता समिति आय व्यय की गणना पर गठित नहीं थी, तो ये भी कैंसिल। जीवी के राव समिति 4 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी, ये इसका सही आंसर है, यही इसका सही युग्म है, ऑप्शन सी। हनुमंतराव समिति, अशोक राय मेहता समिति दोस्तों द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पर गठित समिति थी। ठीक है, हनुमंतराव समिति ये इसने जो है वो जिला नियोजन पर पंचायत राज समिति की सिफारिश की थी। इसने कहा था केवल के एक ही स्तर पर होना चाहिए, जिला स्तर पर। ठीक है, जिला स्तर पर क्या होना चाहिए? पंचायत होनी चाहिए और पंचायत होने की जो है वो दिक्कत नहीं है। ठीक है, इससे पहले हम बात करें तो दांतेवाला समिति ने खंड स्तर पर नियोजन की बात की, उसने कहा था कि ब्लॉक स्तर पर ही एक समिति होनी चाहिए। वित्तीय प्रावधान संबंधी सिफारिश जो की थी दोस्तों, वित्तीय संबंधी, ये के संथानम ने की थी। के संथानम समिति गठित की गई थी, ये भी गठित की थी 1963 में और इन्होंने जो है वो वित्तीय प्रावधान संबंधी सिफारिशें की थी, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही आंसर है ऑप्शन सी है। 4 स्तरीय जीवी के राव ने जो है वो सिफारिश की थी, राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला विकास परिषद, मंडल स्तर पर पंचायत समिति और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40 में पंचायतों की स्थापना से संबंधित निर्देश किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था? आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 40 में जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, उसमें राज्यों को यह निर्देश दिया गया है कि राज्य चाहे तो वो अपने राज्य में पंचायत का गठन करें, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करेंगे। ठीक है, तो ये जोड़ा गया था, किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो इसको आप बहुत भली भांति जानते हैं, हम पिछली क्लास में भी इसको डिस्कस किए थे थ्योरेटिकल क्लास में, कि ये जो है वो
सब ये मानते हैं दोस्तों कि गांधी जी जो है वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो गांधी जी की विचारधाराओं को इसमें शामिल नहीं किया गया। ऐसा नहीं है, गांधी जी भले ही संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, परंतु कहीं ना कहीं संविधान में उनकी सोच, उनके विचार को जो है वो प्रमुखता से उठाया गया, और उठाने वाले थे श्रीमन नारायण अग्रवाल। और गांधी जी की जो विचारधारा थी माई पिक्चर्स ऑफ फ्री इंडिया में, ग्राम स्वराज की अवधारणा को इम्प्लीमेंट करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को लागू किया जाना अति महत्वपूर्ण था, जिसको प्रमुखता से उठाया किसने? श्रीमन नारायण अग्रवाल, जो गांधीवादी विचारधारा के नेता थे। परंतु उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने इनका अपोज किया था, लीगली अपोज किया था, वो उनके लिए सही भी था। उस समय शिक्षा, देश तुरंत ही आजाद हुआ था, शिक्षा का स्तर उठा नहीं था। आज भी जो है वो दीवान, आज भी गौटिया, पटेल ऐसे जो शासक थे वो गांवों में शासन कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में अगर उसको लागू कर भी दिया जाता तो इन्हीं लोग जो है वो क्या बनते? सरपंच बनते या ऊंचे पद पर आते, तो फिर जनता का शोषण होता ही। तो इसीलिए अपोज किया था। परंतु बहुत ज्यादा प्रेशर था संविधान सभा पर कि गांधी जी की विचारधारा को लागू किया जाए, और इसके लिए के.एम. मुंशी, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसकी समिति ने सिफारिश की थी, और इसी की सिफारिश पर संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 40 में जो है वो दोस्तों पंचायती राज संस्था की स्थापना के संबंध में राज्यों को निर्देश संबंधी प्रावधान किया गया था। तो आप याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए, हाँ देखिए दोस्तों, ये हमारा एडियो बैच जो है वो बहुत पहले से हमने लॉन्च किया था, ये चल रहा है, और कुछ कुछ चीजें हमने रोकी थी क्योंकि अपडेटेड चीजें जो है वो अभी मिल रही है। फिर भी 100 से अधिक वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, और सभी चीजें जो है वो अपडेटेड, जितनी भी योजनाएं हैं वो 2025 अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है, बजट आया है, उनके अनुसार अपडेट करके वीडियो प्रोवाइड करवाई जा रही है। यदि आपको तथ्य नहीं मिल रहे हो, तथ्य ढूंढने में परेशानी हो, या कोई भी इससे संबंधित परेशानी हो रही हो, तो आप हमारा कोर्स बहुत ही न्यूनतम फीस 50% ऑफ पर ज्वाइन कर सकते हैं, 1000 रुपए में मात्र। ये सभी विषयों के अपडेटेड वीडियो क्लास मिलेंगी, इसमें सभी विषयों के अपडेटेड PDF नोट्स मिलेंगे, जिसको आप प्रिंट आउट करवा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और 1000 प्लस प्रश्न का फ्री टेस्ट सीरीज भी हम उपलब्ध कराएंगे। 1000 तो रहेगा, लेकिन 1000 से ज्यादा भी आपको उपलब्ध करवाया जा सकता है। इसके संबंध में यदि आपको डेमो क्लास देखना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो सभी डेमो क्लास, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाएं, आजीविका मिशन आदि आदि सभी चीजें दी हुई है, आप देख लीजिए। यदि आपको लगता है कि इससे आपको बेनिफिट होगा, लाभ होगा, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और कोई भी इंक्वायरी हो तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं दोस्तों, 9111949522 और 9770519143। ठीक है, नीचे हमारे ऐप गुरुकुल एकेडमी का एप्लीकेशन लिंक दिया हुआ है, जिसको आप ज्वाइन करके वहां से भी आप डेमो क्लास देख सकते हैं, कितने वीडियो डले हैं ये देख सकते हैं। कुछ वीडियो को रोका गया था क्योंकि अभी अपडेट होना है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, तो इसीलिए आपको कुछ वीडियो रोकी गई है, बाकी बहुत सारी वीडियो उसमें उपलब्ध करा दी गई है। तो आप हमसे जुड़कर जो है वो अपनी तैयारी कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आप जानते हैं दोस्तों, हम कितने डेप्थ के साथ और कितने मेहनत से एक एक चीज को आपके लिए ढूंढ कर लाते हैं। आपको प्रश्न, एक भी प्रश्न ऐसा ना हो कि एग्जाम हॉल में कि जो आपसे ना बने, यही हमारा कोशिश है। और बाकी आप वीडियो देख लीजिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से किस राज्य में मध्य स्तर की पंचायत को क्षेत्र पंचायत के नाम से जानते हैं? देखिए दोस्तों, हम देखें तो कई राज्यों में मध्य स्तर की पंचायत भी नहीं है। जहां पर जनसंख्या 20 लाख से कम हो, वहां पर मध्य स्तर की पंचायतों की स्थापना करना अनिवार्य नहीं है। और कई सारे क्षेत्रों में जो हम छत्तीसगढ़ में हम जिसको जनपद पंचायत बोलते हैं, खंड स्तर की पंचायत, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे हम बात करें उड़ीसा, उड़ीसा में दोस्तों इसको पंचायत समिति कहते हैं। क्या कहते हैं? उड़ीसा में इसको पंचायत समिति कहते हैं, मध्यम स्तर की पंचायत को। ठीक है, उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत, इसमें ही हम इसको
क्षेत्र पंचायत कहते हैं, क्षेत्र पंचायत। ठीक है, झारखंड में भी इसको पंचायत समिति कहते हैं। पश्चिम बंगाल में दोस्तों इसको आंचलिक परिषद कहा जाता है, आंचलिक परिषद कहा जाता है, इसको ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमारा आंसर उत्तर प्रदेश है। इसके अलावा गुजरात में तालुका परिषद, कर्नाटक में तालुका परिषद, अरुणाचल प्रदेश में अंचल परिषद, इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जिसका डिटेल मैंने पूरा दिया हुआ है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत, यही हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग के गठन के विषय में उपबंध किया गया है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 243 के ये निर्वाचन के संबंध में प्रावधान है। निर्वाचन, ठीक है, 243 के में निर्वाचन की रूपरेखा और निर्वाचन आयोग की स्थापना के संबंध में प्रावधान है। अनुच्छेद 243 आई से आप याद रखेंगे दोस्तों, आई से इनकम टैक्स, तो वित्त, राज्य वित्त आयोग के गठन के विषय में 243 आई में प्रावधान है, और यही हमारा आंसर है। अनुच्छेद 243 जे से आप याद रखिएगा, जांच, किसकी जांच? तो यहां पर पंचायतों, यहां पर क्या होगा, पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा। क्या है दोस्तों? पंचायत के लेखाओं की संपरीक्षा। ठीक है, उसी प्रकार जो है अनुच्छेद 243 जी, इसमें उत्तरदायी शक्तियां और उत्तरदायी, पंचायतों की शक्तियां उत्तरदायी के संबंध में प्रावधान है। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा आप उससे रिलेट करके जोड़ लीजिए, ट्रिक बना के, है ना। के निर्वाचन से संबंधित, आई इनकम टैक्स, वित्त आयोग से संबंधित, जे जांच, पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा, और 243 जी उत्तरदायित्व एवं शक्तियां, जहां शक्तियां है वहां उत्तरदायित्व रहेगा ही, है ना। तो ये याद रखिएगा, इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत के सदस्य के रूप में अयोग्यता के संबंध में प्रावधान है? ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे सीधा सीधा, अनुच्छेद 243 एफ मतलब फाल्स से आप ले लीजिए। फाल्स किसके लिए? अयोग्यता, गलत, पंचायत के सदस्य के रूप में कौन अयोग्य है, इसके संबंध में प्रावधान है। अनुच्छेद 243 एल है दोस्तों, इस पूरे के पूरे 16 को आपको याद रखना पड़ेगा। अनुच्छेद 243 एल है संघ शासित कुछ क्षेत्रों में लागू होना, संघ शासित क्षेत्रों में लागू होना पंचायती राज व्यवस्था का 243 एल है। अनुच्छेद 243 डी है आरक्षण, सीटों के आरक्षण से संबंधित इसमें प्रावधान दिया गया है, सीटों का आरक्षण, और दोनों अलग अलग है दोस्तों, है ना। 73वां संविधान संशोधन में जो सीटों का आरक्षण है वो अलग है, और छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था में सीटों का आरक्षण अलग है, और अभी तो और संशोधन हुआ है। तो इन सारी चीजों को बहुत डिटेल में आपको पढ़ना होगा यदि आपको निकालना है। एक भी प्रश्न आप इधर उधर करेंगे तो आपसे जो है वो एग्जाम नहीं निकलेगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 243M कुछ कतिपय क्षेत्रों में लागू नहीं होना, है ना। तो ये 243M में इसके लिए प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर हम देखें, आंसर है ए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 243F में पंचायत के सदस्य रूप में अयोग्यता के संबंध में प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के किस अध्याय में पंचायत की निधि एवं उसके लेखा संबंधित प्रावधान है? ठीक है, तो दोस्तों ये अध्याय 6 देखें, अध्याय 6 में है पंचायतों के कृत्य। देखिए अब यहाँ पर एक आपको प्रश्न आ रहा होगा मन में, पंचायतों के कृत्य और पंचायतों के कृत्य एवं शक्तियां। इसके अलावा 6 में है कॉलोनी निर्माण संबंधी जो है वो शक्तियां पंचायतों के पास होती है, उसके संबंध में प्रावधान किया गया है 6 में। ठीक है, अध्याय 7 में है पंचायतों की निधि एवं उसके लेखा संबंधित प्रावधान है। 8 में जो दोस्तों पंचायतों का जो है वो बजट के संबंध में प्रावधान है, और 9 में करों की वसूली के संबंध में जो है वो प्रावधान है। ठीक,
अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर इस पूरे अध्याय को याद करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए, आपको सबसे पहले तो सभी अध्यायों में क्या क्या लिखा है उसको याद तो करना ही पड़ेगा। दूसरा, वो अध्याय कितने से कितने तक के जो है वो धाराओं पर है ये भी याद करना पड़ेगा। इसके अलावा आप जो है वो अध्याय 1 2 3 4 5 तक पूरा कर लेंगे, 6 तक कर लेंगे, पंचायतों के कृत्य और शक्तियां, तो आप जो है वो क्वेश्चन बनाने की स्थिति में आ जाएंगे। आप एलिमिनेट करके जो है वो क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन याद करना ही पड़ेगा। जिस हिसाब से अभी पिछला पेपर हुआ है, जो तथ्य से संबंधित, डायरेक्ट धाराओं से संबंधित, अधिनियम से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको तथ्य भी और जो है वो कॉन्सेप्ट भी अब लेकर चलना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ये भी नहीं कह सकते कि केवल कूट वाले ही सवाल आएंगे। दोनों प्रकार के जो है वो इस बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसको आपको बहुत ढंग से करना पड़ेगा। ठीक है, इसका आंसर मैंने बता दिया, ऑप्शन बी है, पंचायतों की निधियों के संबंध में। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत पंचायतों की रिक्तियों को भरा जाता है। देखिए, धारा से भी प्रश्न बनेंगे, ये बहुत सारे प्रश्न रिपीटेड प्रश्न हैं, तो ये आप जानते हैं। 7 है पंचायत के पदाधिकारियों का जो है वो त्याग पत्र से संबंधित धारा है। ठीक है, 38 में है रिक्तियों का भरा जाना, यही हमारा जो है वो इसका आंसर है। धारा 39 में है पंचायत के पदाधिकारियों का निलंबन कैसे किया जाता है, और पंचायत के पदाधिकारियों को पद से हटाने के संबंध में जो प्रावधान है वो धारा 40 में है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें पंचायत की रिक्तियों को भरा जाने के संबंध में जो प्रावधान है वो धारा 38 में है, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। देखिए, ये एक और बैच है दोस्तों, बहुत सारे जो लोग हैं जिनकी समस्या थी कि वो सर CGGS किए हुए हैं, हिंदी उनका कंप्लीट है, तो हमको 3 ही पढ़ना है, छत्तीसगढ़ की पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाएं और आजीविका संबंधित योजनाएं। तो ये त्रिकोणीय बैच, तिरंगा बैच के नाम से हम आपके लिए लेकर आए, मात्र 499 रुपीज में, सिर्फ हाफ प्राइस में आपको मिलेगा। इसमें सभी विषयों के वीडियो क्लास और सभी विषयों के अपडेटेड नोट्स आपको मिल जाएंगे। ये भी आप जाएंगे गुरुकुल एकेडमी ऐप, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर लिंक में क्लिक करेंगे, आप ज्वाइन करेंगे तो वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। कोर्स वाले सेक्शन में जाकर आप जो है वो ऑनलाइन पेमेंट करके ये ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूड नहीं है, मैं आपको बता दूं, इसमें केवल इन तीनों विषयों के सभी वीडियो क्लासेस और अपडेटेड PDF नोट्स, जिसको आप डाउनलोड करके कॉपी करके पढ़ सकते हैं, ये चीजें दी हुई है। इसके अलावा आप इन नंबर पर जो है वो कॉल करके अगर इस संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के किस धारा में ग्राम पंचायत के कृत्यों का उल्लेख है। ग्राम पंचायत के कृत्यों का उल्लेख कौन सी धारा में है। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। धारा 49 ये ग्राम पंचायत के कृत्यों का उल्लेख करता है। ग्राम पंचायत के कृत्य, कृत्य मतलब कार्य। धारा 50 जो है वो जनपद पंचायत के कृत्य का उल्लेख करता है। ठीक है, धारा 52 जो है वो जिला पंचायत के कृत्यों का उल्लेख करता है। धारा 53 जो है वो राज्य की शक्तियों का उल्लेख करता है, जो कृत्यों के संबंध में राज्य को शक्तियां प्राप्त है, अर्थात राज्य जो है वो इन पंचायतों को और कौन कौन से जो कार्य हैं वो दे सकते हैं, इनके संबंध में जो है वो राज्यों को क्या क्या शक्तियां हैं उसके संबंध में उल्लेख करता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ग्राम पंचायत के कृत्यों का उल्लेख जो है वो ऑप्शन ए धारा 49 में किया गया है। क्लियर है, मेरे ख्याल से स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, ग्राम पंचायत के उप सरपंच के विषय में सही क्या है। देखिए, ग्राम पंचायत मूलतः वह एक निर्वाचित पंच होता है, बिल्कुल सही होता है। ठीक है, निर्वाचित पंच है। वह ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, जी बिल्कुल सही है। उसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, जी नहीं किया जा सकता। प्रत्यावर्तित उसे किया जाएगा जिसको डायरेक्ट इलेक्ट किया जाएगा।
उप सरपंच चुने जाने के बाद वह पंच पद से त्याग पत्र दे देता है, जी गलत है। पंच और उप सरपंच के रूप में उसकी भूमिका दोहरी होती है, बिल्कुल ये सही है, ठीक है। और उप सरपंच के निर्वाचन में सरपंच भी भाग लेता है। उप सरपंच के निर्वाचन के लिए जो पहला बैठक बुलाया जाता है उसको पंचायत का प्रथम बैठक नहीं कहा जाता है। और जिस दिन उप सरपंच का निर्वाचन होता है, सरपंच जो है वो क्या देता है, पंच के रूप में मत देता है। इन बातों को आप बहुत ढंग से ध्यान रखेंगे। और मत मूल्य बराबर हो जाने पर, मत जो है वो बराबर हो जाने पर जो भी पीठासीन अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर रहता है वह या विहित प्राधिकारी, कोई भी हो सकता है, विहित प्राधिकारी जो भी रहता है वो क्या करता है, लॉट निकालकर जो है उप सरपंच का चुनाव उस समय किया जाता है, ठीक है। तो इसके याद रखेंगे, 1 सही है, 2 सही है और 5 सही है। 1, 2 और 5, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। वह उप सरपंच चुने के जाने के बाद दोहरी भूमिका का निर्वहन करता है, न कि त्याग पत्र देता है। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में कितने भारतीय राज्यों में 5वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं। देखिए, जो पेशा एक्ट लागू है दोस्तों, वो अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पेशा एक्ट लागू है। और अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में जो है वो दिया गया है अनुसूची 5 में। तो 5वीं अनुसूची में जो है वो कितने राज्य शामिल है, कितने राज्यों के क्षेत्र जो है वो अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ढंग से याद रखेंगे। 10 कितने शामिल हैं, 10 शामिल हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं दोस्तों, तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें तो ये छत्तीसगढ़ है, फिर मध्य प्रदेश है, उसके बाद राजस्थान है, और उसके बाद गुजरात है, इसके बाद महाराष्ट्र है, इसके बाद तेलंगाना है, इसके बाद जो है दोस्तों आंध्र प्रदेश है, और उसके बाद है उड़ीसा, फिर है झारखंड, और उसके बाद है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। तो ये टोटल 10 जो राज्य हैं वो अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अनुसूचित क्षेत्र मतलब इनके कुछ क्षेत्र जो है वो अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, इस प्रकार से आप समझिएगा। जहां पर जो है वो पेशा एक्ट के अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष अधिनियम जो है वो चलता है, ठीक। क्यों चलता है, क्योंकि सभी जगह दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जहां जनजातियां निवास करती है, वहां पर उनका पूर्णतः जीवन जंगल जमीन पर ही निर्भर रहता है ना। और ऐसी स्थिति में उनको सामान्य क्षेत्र की तरह ट्रीट करेंगे तो ये उनके साथ अन्याय होगा। बहुत सारी परिस्थितियां उत्पन्न होती है। आदिवासियों के जीवन में परिवर्तन करना है तो वो धीरे धीरे करना पड़ेगा। एक साथ कोई नियम लगा दोगे तो विद्रोह होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए उनके लिए एक अलग से उपबंध बनाया गया है, जिसे अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार उपबंध पेशा पंचायत एक्सटेंशन फॉर शेड्यूल एरियाज के नाम से 1996 के नाम से हम जानते हैं, ठीक। तो इसके बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के गठन के संबंधी प्रक्रिया में असत्य कथन है, असत्य कथन बताना है। ये देखिए, नए ग्राम सभा के गठन हेतु वर्तमान ग्राम सभा के 50% से अधिक कोरम में संकल्प पारित किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अगर आप नए ग्राम सभा का गठन करना चाहते हैं तो जो पुरानी ग्राम सभा है उस पुरानी ग्राम सभा के 50% से अधिक कोरम में संकल्प पारित किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट देखिए, नए ग्राम सभा गठन संबंधी प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा अधिकतम 1 माह के भीतर एसडीओ को प्रेषित, एसडीओ अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को प्रेषित किया जाएगा, ठीक है। सब डिविजनल ऑफिसर राजस्व को प्रेषित करेंगे, ये भी बिल्कुल सत्य कथन है। ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित समय में प्रस्ताव प्रेषित, ये प्रसिद्ध नहीं है दोस्तों, प्रेषित है, प्रेषित नहीं किए जाने की स्थिति में ग्राम सभा अध्यक्ष ऐसा प्रस्ताव अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के समक्ष सीधे प्रस्तुत कर सकेंगे, ये भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब चौथा ही गलत होगा। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ऐसे प्रस्ताव पर 6 माह के समय के भीतर कार्रवाई करेंगे। 6 माह की अवधि में कार्रवाई नहीं किए जाने पर प्रस्ताव स्वीकृत मान लिया जाएगा। यही हमारा आंसर है। और जो पिछला क्लास देखे होंगे, ढंग से पढ़े होंगे, आप जानते हैं
6 माह नहीं है दोस्तों, वो क्या है, 3 माह है। 3 माह के भीतर कार्रवाई करेंगे। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व इस प्रकार का प्रस्ताव प्राप्त होगा नए ग्राम सभा के गठन के संबंध में, तो उस पर कार्रवाई वो 3 महीने में करेंगे, ना कि 6 महीने में। और 3 महीने में कार्रवाई नहीं करते हैं तो प्रस्ताव जो है वो स्वीकृत मान लिया जाता है, और यही ऑप्शन डी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, स्थानीय स्वशासन की शक्ति किसके द्वारा प्रदत्त होती है? सबसे पहले ए कानून द्वारा, बी राज्य शासन द्वारा, या सी केंद्रीय शासन द्वारा। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आप कंफ्यूज, फंसाने वाले क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे। स्थानीय स्वशासन की शक्ति जो है वो संविधान के द्वारा आपको प्रदत्त है। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। तो ये बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। किसके द्वारा प्रदत्त है? संविधान के द्वारा प्रदत्त है, किसी कानून या राज्य या केंद्र शासन के द्वारा नहीं। अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। आप जानते हैं कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की अध्यक्षता जो है वो सरपंच द्वारा नहीं की जाती। उसकी अध्यक्षता के लिए एक अध्यक्ष आपस में ही लोगों सहमति से, आपसी सहमति से एक व्यक्ति को अध्यक्ष चुन लेते हैं, जो ग्राम सभा का अध्यक्ष करेगा, जो अनुसूचित जो है वो एससी वर्ग का ही होगा, उसी एससी एसटी वर्ग का ही होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो उस अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष, 3 वर्ष, केवल उसी दिन ग्राम सभा के लिए, उसी दिन के ग्राम सभा के लिए, या डी 5 वर्ष। तो दोस्तों बहुत ढंग से याद रखेंगे, अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की अध्यक्षता के लिए जो व्यक्ति चुना जाता है अनुसूचित वर्ग का, उसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कितना? 1 वर्ष का होता है। सॉरी, यहाँ पर वर्ष लिखना छूट गया है। 1 वर्ष का होता है। वर्ष में आप ध्यान रखेंगे, 1 वर्ष, 3 वर्ष और 5 वर्ष। ठीक है, तो इसका कार्यकाल कितना होगा? 1 वर्ष का होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, किसी ग्राम पंचायत में अगर कोई महिला अभ्यर्थी चुनाव लड़ना चाहती है लेकिन वह पंचायत अनारक्षित सीट है, ऐसी स्थिति में उस महिला को कितनी प्रतिभूति राशि जमा करनी पड़ेगी? प्रतिभूति राशि का मतलब होता है जमानत राशि, जमानत राशि है ना। और आप जमानत राशि जानते हैं पंच के लिए कितना है? 50 रुपए है। अभी वर्तमान की बात करें, सरपंच के लिए बात करें तो दोस्तों सरपंच के लिए 1000 रुपए है। और बात करें पंच सरपंच हो गया, जनपद सदस्य, जनपद सदस्य के लिए बात करें तो 2000 रुपए है, ये जमानत राशि है। और जिला सदस्य, जिला पंचायत सदस्य के लिए बात करें तो ये दोस्तों 4000 रुपए है। ठीक है, परंतु आप जानते हैं जहां पर एसटी है, एससी है, ओबीसी है या महिला है, ठीक है, एसटी एससी ओबीसी या कोई महिला है, तो ये कितना जमा करेंगे? इसका आधा हो जाता है ना, रियायत दर पर इसका आधा। जैसे पंच के लिए वो 25 रुपए ही जमा करेगा, सरपंच के लिए 500 ही जमा करेगा, जनपद पंचायत सदस्य के लिए वो 1000 रुपए ही जमा करेगा, और जिला पंचायत सदस्य के लिए 2000 रुपए जमा करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सीट यदि अनारक्षित है, वो एसटी एससी ओबीसी या महिला के लिए आरक्षित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में क्या उनको रियायत मिलेगा? तो इस बात को याद रखेंगे, बहुत ढंग से, और अच्छा प्रश्न बन सकता है। बिल्कुल रियायत मिलेगा। ये एसटी एससी ओबीसी महिला कहीं से भी जो है वो कहीं से भी क्या करें, चुनाव लड़ें, चाहे सीट आरक्षित हो ना हो, वो रियायत दर पर जो आधी प्रतिभूति निक्षेप है वही जमा करेगी। तो यहाँ पर बात किया जा रहा है ग्राम पंचायत में। ठीक है, तो ग्राम पंचायत में यदि वो चुनाव लड़ना चाहती है तो, अच्छा ग्राम पंचायत में इसमें स्पष्ट नहीं दिया है दोस्तों, ग्राम पंचायत में कि सरपंच के लिए है या पंच के लिए है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका आंसर जो है वो कुछ भी हो सकता है। अब दिक्कत है, देखिए इसमें स्पष्ट दिया जाना चाहिए था ग्राम पंचायत में यदि सरपंच के लिए है तो आप ध्यान रखेंगे रियायत दर 500 होगा। ठीक है,
सरपंच, ग्राम पंचायत में और कुछ दिया नहीं है, इसके लिए आंसर यही होना चाहिए, है ना। 500 सरपंच के लिए है तो 500 होगा, पंच के लिए है तो 25 रुपए होगा। ये जमानत राशि है, चुनाव के बाद जमानत राशि एक कंडीशन के अनुसार वापस कर दी जाती है। इसके संबंध में आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंच पद के लिए नामांकन पत्र के साथ निम्न में से क्या जमा करना आवश्यक होता है। तो सभी जानते हैं कि नामांकन फॉर्म जब भरा जाता है, जिसको नाम निर्देशन पत्र कहते हैं, तो उसके साथ शपथ पत्र, स्वघोषणा पत्र आदि दस्तावेज लगते हैं। तो यहाँ पर क्या लगेगा, पंच पद के लिए क्या जमा करना आवश्यक है, शपथ पत्र, स्वघोषणा पत्र, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान रखिएगा, पंच पद का नामांकन पत्र जमा करते समय आपको ना स्वघोषणा पत्र जमा करना है, ना शपथ पत्र जमा करना है। आपको कोई भी दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं रहती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र जमा करने के पश्चात रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उसकी संवीक्षा के समय अभ्यर्थी की ओर से कौन कौन उपस्थित रह सकते हैं। देखिए, नाम निर्देशन प्रस्तुत करने के बाद उसकी संवीक्षा की जाती है, स्क्रूटनी की जाती है। उस समय दोस्तों नामांकन पत्र में जो भी दिक्कतें होती है वहां पर उसको सॉल्व किया जाता है। तो अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित रहता है, और इसके अलावा और कौन उपस्थित रह सकता है, या अभ्यर्थी अकेला उपस्थित रह सकता है। तो कौन कौन रहेगा, अभ्यर्थी स्वयं रह सकता है क्या, या उसका एक प्रस्तावक, या निर्वाचन अभिकर्ता, या सभी। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे सभी। अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित रहेगा क्योंकि चेकिंग होगा, कुछ भी दिक्कत हुई तो वहीं पर समाधान किया जाएगा। एक उसका प्रस्तावक रहेगा, एक से यदि ज्यादा प्रस्तावक हैं तो ऐसी स्थिति में भी वह एक ही प्रस्तावक जो है वो संवीक्षा के समय ले जा सकता है। इसके अलावा जो होता है वो निर्वाचन अभिकर्ता होता है। इसके अलावा अभ्यर्थी किसी व्यक्ति को लिखित रूप में जो है वो क्या कर सकता है, उपस्थित रहने के लिए नियुक्त कर सकता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये सभी उपस्थित रहेंगे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम देखें, आज का जो अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायतों के निर्वाचन में निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति की जाती है। पंचायतों के निर्वाचन जब होता है तो उसमें निर्वाचन अभिकर्ता होते हैं। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, जिला निर्वाचन आयुक्त के द्वारा, रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। बहुत ढंग से याद रखेंगे, इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर होगा। इसकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, निर्वाचन अभिकर्ताओं की नियुक्ति जो अभ्यर्थी होता है, जो चुनाव में खड़ा होता है, वो इसकी नियुक्ति करता है। भले इसकी सूचना चुनाव आयोग को दे देता है, लेकिन इसकी नियुक्ति कौन करता है, अभ्यर्थी। जो भी चुनाव में खड़ा होगा वो इसकी नियुक्ति करेगा, किसकी, निर्वाचन अभिकर्ता की, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का क्वेश्चन। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छा लाभ मिलेगा। आप कंटिन्यू अगर सीरीज देख रहे हैं एमसीक्यू का, तो आपको बहुत सारे प्रश्न हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, यदि आपको केवल नोट्स चाहिए दोस्तों, ये जो अपडेटेड नोट्स हैं आप सब चीज पढ़ चुके हैं, लेकिन सर हमको केवल नोट्स चाहिए, तो आप जो है वो एप्लीकेशन में जाकर भी ये नोट्स जो है वो परचेस कर सकते हैं। केवल नोट्स भी अवेलेबल है। 19143 में कॉल करके या व्हाट्सअप करके संपर्क कर सकते हैं। नोट्स मात्र 199 में आपको पांचों विषय के जो है वो अपडेटेड नोट्स मिल जाएंगे, और वो आप डाउनलोड कर सकते हैं परचेस करने के बाद, और उसको प्रिंट आउट करवा के बुक फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा लगा, कैसा रहा, जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।